सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 11। इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के किस किस तरह के टाइप होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की होती है। जो एक हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक स्टेचुटरी ऑडिटर को इशू करनी है, वो ऑडिट रिपोर्ट दिखती कैसी है और किस किस तरह के हम पैरा उसमें लिखते हैं। डन। पहले हम बात कर चुके हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। चले आइए, बट कनेक्टेड रहना और सीरियसली पढ़ना। कह रहा है मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कह रहा है रिपोर्ट थ्रू विच द ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। वाह, मजा आ गया सुन के। सब कुछ इतना आसान हो तो मजा ही आ जाए, है ना? आ रहा है? देखिए, कह रहा है इन केस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 700, 701, 705 और 706। ये चारों एसए आज हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? 700, 701, 705, 706। और कह रहा है हाउएवर इन केस ऑफ जनरल पर्पस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 800। मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उनके लिए 800 की सीरीज एप्लीकेबल है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप देखना आपके में जो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है वो 799 तक है, तो हमें बस 700 वाली सीरीज पढ़नी है। ठीक, चलें आगे। तो 800 वाली सीरीज वैसे कंपाइलेशन वगैरह पे लगती है, फोरकास्टिंग वगैरह पे लगती है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। चले, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन पे 800 की सीरीज लगती है, जैसे फोरकास्टिंग हो गई, कंपाइलेशन हो गया और प्रोजेक्शन हो गया। डन। आइए आगे। अब हमने डिस्कस करना है ये रिपोर्ट्स के टाइप। रिपोर्ट के टाइप पढ़ चुके हैं पहले, देखना कैसी है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड बोले तो क्लियर है ना, और मॉडिफाइड बोले तो कुछ उसमें क्वालिफिकेशन है, कुछ उसमें क्वालिफिकेशन है। तो पहले अनमॉडिफाइड पढ़ लेते हैं, क्लियर वाली बहुत इजी है। कह रहा है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आर इश्यूड व्हेन द ऑडिटर includes that the conclude आएगा ना, that the financial statement are being prepared in all material respect in accordance with the applicable financial statement। conclude आएगा, सही है। चलें आगे। आइए मॉडिफाइड रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइड रिपोर्ट में बेटा क्या है? कह रहा है मैटर दैट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन और मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। हम पढ़ रहे थे बेटा मॉडिफाइड रिपोर्ट, है ना? सुनिएगा, पहले ये पढ़ा देता हूं। मैटर दैट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन, यानी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से हमारी ऑडिट की ओपिनियन पे, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, अफेक्ट आएगा। तो उस केस में आप इस तरह की ऑडिट ओपिनियन दोगे। ये 3 तरह की ऑडिट ओपिनियन है। पहली कौन सी है? क्वालिफाइड, दूसरी एडवर्स और तीसरी डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड बोले तो सुनना, ध्यान से सुनना। कह रहा है मटीरियल मिस्टेक मस्ट आइडेंटिफाइड बट नॉट परवासिव ऑडिट एविडेंस फॉर द मटीरियल आइटम नॉट अवेलेबल, दैट इज नो परवासिव। सुनना, जो क्वालिफिकेशन है, आप इस लैंग्वेज को छोड़ दो, मैं बता देता हूं। जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी है? मटीरियल है, लेकिन परवासिव इफेक्ट नहीं है उसका। परवासिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल इफेक्ट नहीं है, यानी एक से ज्यादा इफेक्ट नहीं है। परवासिव इफेक्ट का मतलब होता है कि ये चीज तो गलत है और इसका इंपैक्ट 3-4 जगह और पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी ओपिनियन चेंज हो जाएगी। तो कह रहा है मटेरियल तो है लेकिन परवासिव इफेक्ट नहीं है। जैसे एक असेट लिखना भूल गए, वो मेजर असेट थी, तो नाम तो लिखा है या गलत क्लासिफिकेशन कर दिया या उसका गलत नाम लिख दिया, ठीक है, या वहां पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो वो गलती से हुआ है। तो आप ये कंक्लूड कर दोगे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके कि ये
जो पॉइंट है मटेरियल तो है लेकिन इसका परवासिव इफेक्ट नहीं है, बाकी चीजें आपकी ठीक है, बाकी चीजें आपकी ठीक है, तो हम कौन सी ओपिनियन देंगे वहां पे? क्वालिफाइड ओपिनियन। हम बोलेंगे कि सुनना, वर्डिंग क्या होगी हमारी रिपोर्ट की? वर्डिंग ये होगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू और वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। हम ये बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू तो आ रहा है लेकिन बस ये एक छोटी सी क्वालिफिकेशन आ रही है जिसका इफेक्ट मटेरियल तो है लेकिन परवासिव नहीं है। आया समझ में? तो यहां पे लिख दूं मटेरियल बट नॉट परवासिव। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? कह रहा है जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी है जो कि मटेरियल है लेकिन परवासिव नहीं है। नीचे वाले में देखना, कह रहा है मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हैविंग दी परवेसिव इफेक्ट। भैया वहां पे तो फ्रॉड ही चल रहा है, वो एरर नहीं थी, बार बार कुछ ना कुछ वहां से गायब हो रहा है। एक इंस्टांसेस नहीं है, ऐसी सेवरल ऑफ इंस्टांसेस हैं कि ये चीजें वहां पे गड़बड़ है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे बोलोगे कि क्वालिफिकेशन कैसी है बच्चे, यहाँ पे क्या बोलोगे? क्वालिफिकेशन कैसी है? मटेरियल प्लस, ये लाइन लिखोगे जब आपसे पूछा जाएगा तो, मटेरियल और परवेसिव। परवेसिव बोले तो समझ में आ रहा है ना, जिसका इफेक्ट ओवरऑल पड़ेगा, एक से ज्यादा आइटम पे पड़ेगा, एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल उसका इफेक्ट हमारा पड़ेगा कि ये गलत तरीके से हो रहा है कुछ। आया समझ में? आगे चले, आइए अब थर्ड टाइप क्या आ रही है? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? काम ही नहीं करने दे रहे हमें। डिस्क्लेम कब करते हैं हम रिपोर्ट को? हम जा रहे हैं लेकिन हमें एक्सेस ही नहीं दे रहे, एक्सेस दे रहे हैं तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे रहे हैं। हम एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं आ रहा। हम मैनेजमेंट के किसी बंदे को बुला रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं आ रहा। हम कोई पेपर मांग रहे हैं, हमें पेपर नहीं दे रहे। तो उस केस में क्या आप कोई ओपिनियन दे पाओगे? बोलो, देखना। तो कह रहा है ऑडिट एविडेंस फॉर द मटेरियल आइटम नॉट अवेलेबल हैविंग द परवेसिव इफेक्ट। मटेरियल आइटम को हमें चेक ही नहीं करने दिया जा रहा और हमें बिल्कुल रोका जा रहा है, हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दे रहे हैं, भागो यहां से। समझ में आ रहा है? तीनों टाइप की मॉडिफाइड रिपोर्ट आप समझ गए। हाँ, जिसमें मटेरियल इफेक्ट पड़ता है, मैटर दैट अफेक्ट दी ऑडिट ओपिनियन, जो ये वो सारे मैटर है जिससे हमारी ऑडिट ओपिनियन चेंज होगी। तो कौन कौन सी रिपोर्टिंग हुई? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड कब देते हैं? जब क्वालिफिकेशन का इफेक्ट मटेरियल हो बट परवासिव ना हो। एडवर्स कब? मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, क्या? क्वालिफिकेशन का इफेक्ट। और डिस्क्लेम तब करते हैं जब हमें एक ऑडिट एविडेंस ही नहीं करने दे रहे, काम ही नहीं करने दे रहे, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं करने दे रहे। अब देखना, कह रहा है मैटर, ये भी मॉडिफाइड है, ये भी मॉडिफाइड रिपोर्ट है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट दी ऑडिट ओपिनियन। इसमें ऑडिट ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे प्रोफेशनल जजमेंट, हमारी स्किल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि इसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, हमें शेयर होल्डर को ये बात बतानी चाहिए। समझ में आया? यानी जैसे मान लो कोई गोइंग कंसर्न के ऊपर बात आई है, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, हालांकि आएगी नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि गवर्नमेंट मना कर दे इस वाले धंधे को, ऐसी बातें चल रही है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो उस केस में हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। यानी जो हमारी रिपोर्ट होगी वो तो यही बोलेगी कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है और मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें एक आप पैरा लिख दोगे कि यहाँ पे मैंने एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखा है और ओपिनियन में उसका रेफरेंस दोगे कि आप ये भी जाके पढ़ो। समझ में आया? तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि गोइंग कंसर्न में अगर कोई दिक्कत है, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे? पैरा इंक्लूड कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट में फॉर दी फाइनेंशियल मैटर के लिए। सही है? तो हम एक पैरा इंक्लूड कर देंगे, वहां पे लिख देंगे कि कंपनी ने इस बार लॉस करे हैं या गवर्नमेंट की ऐसे ऐसे बात चल रही है कि आपके बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, तो हमारे हिसाब से ये एक रिस्की मैटर है। आया समझ में? अब अगला है बेटा अदर मैटर पैरा। ये क्या होता है? पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। मान लीजिए कि कोई फ्रॉड की रिपोर्टिंग है या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर हमें कमेंट करना है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में लिखना है, तो वो सब चीजें अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, वहां पे अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन मिलती है,
तो आप, और वो उसका जो इफेक्ट है वो ऐसा है कि पूरी ऑडिट ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं आएगा, ऑडिट ओपिनियन हमारी इफेक्ट नहीं हो रही, तो हम उसे अदर मैटर पैरा में लिख देंगे, जैसे लिटिगेशन वगैरह जो होते हैं। आ रहा है समझ में? आप पूरी रिपोर्टिंग के टाइप समझ गए, यही था पूरा इससे। अभी हम डिटेल में डिस्कस, आइए आगे चलते हैं। बच्चे सुन लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में हमने बात कर ली कि वो क्लियर रिपोर्ट होती है। मॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में बात कर ली हमने। दो तरह की मॉडिफाइड रिपोर्ट है, एक ऐसी जिसमें मैटर अफेक्ट कर रहा है हमारी ऑडिट ओपिनियन को, और दूसरी ऐसी जहां पे मैटर अफेक्ट नहीं कर रहे हमारी ऑडिट ओपिनियन को। जब मैटर अफेक्ट नहीं करते हमारी ऑडिट ओपिनियन को, तो हम इम्पासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ वाली रिपोर्ट इशू करते हैं। और जब अफेक्ट करते हैं तो उस केस में हम क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर उनके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग कर देते हैं। चले चले, हाँ ये देखो बच्चे, मैंने आपके लिए ऑडिट रिपोर्ट निकाली है, आप देख लो एक बार यहां से। ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है बेटा। ये दिख रहा है आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट दिख रहा है आपको? आगे आ जाओ। कह रहा है टू द मेंबर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस की है ये, तो रिलायंस को इन्होंने एड्रेस करी है, रिलायंस के मेंबर्स को एड्रेस करी है। टू द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ओपिनियन पैरा लिखा हुआ है, डन। सबसे पहले ओपिनियन पैरा लिखा हुआ है। ओपिनियन पैरा में हम लिखेंगे कि कैसी ओपिनियन है। देखो, वी हैव ऑडिटेड द कंबाइंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड which include the joint operation with the comprises of the balance sheet, statement of profit and loss account including the other comprehensive income, cash flow, changes in the equity for the year ended and standalone financial statement summary and the significant। यानी सबसे पहले बस इन्होंने ये बोला इस पैरा में कि हमने ऑडिट करा है इसका, किस किस चीज का ऑडिट करा, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर कहता है इन इन अवर ओपिनियन, इनकी ओपिनियन में, टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दी दिस द मैनर सो रिक्वायर्ड, वो दे रही है, क्या दे रही है? ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विद द इंड एस, है ना, प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट, किसका? कंपनी रूल 2015 का, अमेंडेड इतना इतना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इन द इक्विटी। समझ में आया? तो सबसे पहले बोल दिया कि जिस पे हम ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन पैरा में सबसे पहले कि ओपिनियन किस चीज के ऊपर दे रहे हो, यानी किस चीज को आपने ऑडिट करा है। नंबर 2, फिर ओपिनियन क्या है आपकी। समझ में आया? आगे चलें। ये फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको, ये अभी वहां पे भी है आपके सिलेबस में। कह रहा है फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखोगे आप। उसके बाद क्या लिखोगे? बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या था आपकी? तो बोल रहा है कि हमने जितने भी एफआरएफ होते हैं उनके बेसिस पे ये ओपिनियन दी है कि उनका कंप्लायंस ठीक तरीके से हो रहा है। यही लिखा है यहाँ पे, देखो, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143(10) ऑफ द एक्ट। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टैंड अलोन फर्दर डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ दिस सेक्शन। We are independent of the company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants together with the ethical requirement of the relevant standalone financial statement under the provision of the act and the rule made thereunder fulfilled our ethic responsibility in accordance with the requirement। कह रहा है यानी जितने भी एफआरएफ थे उनके हिसाब से हमने ये ऑडिट करा है। समझ में आया? समझ में आया? मजाक नहीं है ये सब, 22-23 की रिपोर्ट है ये, है ना। सच में लिखना होता है, जो पढ़ रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल है वो सब, इसलिए दिखा रहा हूँ ये, देखना आप। अरे यार 156 पे लिखा था। फिर इन्होंने लिखे हैं की ऑडिट मैटर्स, अभी पढ़ोगे आप ये भी। की ऑडिट मैटर्स में देखो क्या लिखा है इन्होंने, हाँ इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। बहुत बड़े हैं की ऑडिट मैटर्स। देखो इधर आ जाओ, जूम कर रहा हूं, अभी दिखेगा।
फिर इन्होंने बात करी की ऑडिट मैटर्स की, जिसमें लिखते हैं की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर इन अवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन अवर ऑडिट ऑफ द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. The matters that are addressed in context of the standalone financial statement as a whole in forming the opinion. We do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. सुनिएगा, की ऑडिट मैटर आप अभी पढ़ोगे. की ऑडिट मैटर का मतलब वो मैटर्स होते हैं जो आपको, जिसको आप ये रिपोर्ट दे रहे हो, उनकी नज़र में लाना चाहते हो. ऐसे मैटर जो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट है, ऐसे मैटर जो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट है, जो आपके शेयर होल्डर की नॉलेज में आने चाहिए, उन सबको की ऑडिट मैटर बोला. और की ऑडिट मैटर को आपको अलग से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना होगा. देखो, जैसे इन्होंने बोला एस्टिमेट्स ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, कितना ऑयल एंड गैस रिजर्व आपने बनाया हुआ है, तो वो इन्होंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कह रहा है अवर ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडेड वर नॉट लिमिटेड टू दी फॉलोइंग. कह रहा है ये सब इनसे लिमिटेड नहीं है, हमने और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाया है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर की ऑडिट मैटर में एक लिटिगेशन का मैटर भी इन्होंने डिस्क्लोज करा है. ठीक है. पहला क्या था, एस्टिमेट्स का, दूसरा लिटिगेशन का, और कह रहा है मैटर इन रिलेशन टू दी ऑयल गैस एंड मैटर रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग इन शेयर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोलियम लिमिटेड. तो जो ऑडिटर को लगा कि ऑडिट मैटर अलग से डिस्क्लोज करने चाहिए, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिख दिया. और उन्होंने ये भी लिखा है कि आपका क्या ऑडिट प्रोसीजर रहा है. देखिएगा, आपका क्या ऑडिट प्रोसीजर रहा है उन की मैटर को लेके. समझ में आया. ये भी की ऑडिट मैटर है, फेयर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. देख लेना इधर, कह रहा है ये की ऑडिट मैटर नंबर 1, की ऑडिट मैटर नंबर 2 लिटिगेशन, की ऑडिट मैटर नंबर 3. ठीक है. समझ में आया. और तीनों ही मैटर पे उन्होंने अपना ऑडिट प्रोसीजर बताया है कि क्या उनका ऑडिट प्रोसीजर रहा है इन की मैटर्स को लेकर. समझ में आया. तो की मैटर्स ऐसे मैटर होते हैं जो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट है, जो शेयर होल्डर की नॉलेज में, मेंबर्स की नॉलेज में लाना जरूरी है, वो सारे की ऑडिट मैटर्स होते हैं. आगे आइए. ये सारे देखो की ऑडिट मैटर्स ही हैं. 4 हो गया, फिर इस पे प्रोसीजर हो गया, है ना. आ रहा है नहीं आ रहा. हाँ. और कह रहा है, देखो कह रहा है इंफॉर्मेशन अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन. कह रहा है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से जो अलावा जो मैटर्स हैं, इंफॉर्मेशन वो दी है. उसके बाद यहाँ पे एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैरा बनेगा उसके बाद. ठीक है. उसके बाद एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा बनेगा. ठीक है. समझ में आ रहा है आपको. सबसे पहले क्या था, किसको एड्रेस हुआ, फिर ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताना. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने की, इंटरनल कंट्रोल की, जितने ऑडिटर डायरेक्टर रिपोर्ट की, ये देखो इंफॉर्मेशन देने की, ये सारा मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी पढ़ लेंगे शॉर्ट में, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कंटेंट क्या क्या होते हैं. फिर देखो इस पेज पे आ जाते हैं, ये सारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से लेके ये और ये सारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी ओपिनियन देना सारे एफआरएफ के हिसाब से. यहां तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है. हाँ. फिर फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अदर मैटर पैरा. उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अदर मैटर पैरा. ठीक है. उसके बाद क्या है, अदर मैटर पैरा में ये लिखा है, देखो रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स. डन. आ रहा है समझ में. फिर ये नीचे अदर मैटर पैरा ही चल रहा है. ठीक है. ये अदर मैटर पैरा यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, DEFGH, है ना. फिर एच में इतने सारे पॉइंट हैं. फिर यहाँ पे आके इनकी खत्म हो गई और इन भाई साहब ने साइन करे हैं, डेलॉइट ने इनकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है. समझ में आ गया. अब देखो मैंने ये दिखाया क्यों है, यहाँ पे आ जाते हैं.
देखना, कह रहा है एलिमेंट ऑफ एन अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, यानी ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का एक तरह से फॉर्मेट है। क्या है? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। क्या क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया, देखना जरा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हेडिंग लिखी हुई थी यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट तो वही है, देखो सबसे पहले क्या है, आप टाइटल लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, टाइटल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट मे बी यूज्ड एज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी अदर रिपोर्ट, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट अलग दिखेगी। हाँ, तो टाइटल क्या यूज करने वाले हो आप, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो बोलेंगे बच्चे क्या, आप टाइटल यूज करने वाले हो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्लियर है? चले, कुछ फ्रेमिंग हुई दिमाग में आपके? हाँ, तो अगर आपसे ड्राफ्ट करने को आ गया ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट के पेपर में, तो कर दोगे ड्राफ्ट? हाँ, आ सकता है, फॉर्मेट आ सकता है। देख लो अब, कह रहा है एड्रेस ही कौन होगा, एड्रेस किसको करोगे, द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी एड्रेस एज अप्रोप्रिएट, जनरली इट इज एड्रेस टू दोज for whom it is prepared. For example, in case of company, the report is addressed to the member of the company. वहां पे यही था, रिलायंस के मेंबर को वो एड्रेस करी जा रही थी। फिर ओपिनियन सेक्शन आएगा, इट सेल कवर द फॉलोइंग, आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी, आपने बताया कि आपने किस किस चीज को ऑडिट करा है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नाम वगैरह लिखोगे आप कि कौन सी कंपनी है वो। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने चेक करे हैं उनका नाम लिखोगे, वहां पे लिखा हुआ था, कैश फ्लो देखा, बैलेंस शीट देखी, पीएनएल देखा, स्टैंड अलोन वो देखा, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो देखा, तो वो वहां पे लिखोगे। स्पेसिफाई द पीरियड जिससे रिलेट है वो, तो कौन से ईयर का है वो लिख दोगे। स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, ये लिखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट कर लिया है। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद ओपिनियन को आप एक्सप्रेस करोगे। ओपिनियन को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, आप बोलोगे इन आवर ओपिनियन based on the information explanation provided to us, financial statement present the fairly in all material respect of the financial position of company का नाम in accordance with applicable FRF। सही है? फिर बोलोगे in our opinion based on the information explanation given to us, financial statement give the true and fair view of, जो भी आपने चीज चेक करी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, स्टैंडअलोन स्टेटमेंट है, वो चीज आपको लिखनी होगी। आगे चले, फिर आपको लिखना होगा, आपने ओपिनियन दे दी मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या दे दिया आपने, ओपिनियन दे दी, तो यहाँ पे क्या दोगे, बेसिस फॉर ओपिनियन, कि इस ओपिनियन का बेस क्या था। अगर आपने ऊपर कोई मॉडिफाई ओपिनियन दिया है तो नीचे उसका बेस लिखोगे कि किस बेस पे आप उसे मॉडिफाई कर रहे हो, कैसे उसका परवासिव इफेक्ट आ रहा है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? देखिए, कह रहा है दिस सेक्शन कवर द फॉलोइंग, स्टेट दैट द ऑडिट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओपिनियन में ये लिखना है ना। रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, कंप्लायंस ऑफ द एथिकल रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड इन द कोड ऑफ एथिक्स बाय आईसीआई, है ना। कोड ऑफ एथिक्स आप पूरा का पूरा पढ़ोगे, फाइनल के अंदर पूरा अलग से है ना, तो वो आता है 16 मार्क का फाइनल के अंदर। ऑडिटर्स बिलीव दैट दे हैड बीन obtain the sufficient and appropriate audit evidence to provide the basis of opinion। क्लियर है? आगे आ जाइए। उसके बाद आप करोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू दी गोइंग कंसर्न, अगर कोई है तो ऐसे 570 के हिसाब से वो लिख दोगे। फिर की ऑडिट मैटर्स लिख दोगे। की ऑडिट मैटर्स अभी मैंने आपको दिखाए, हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग की ऑडिट मैटर्स होंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा विच इज मोर सिग्निफिकेंट इन योर प्रोफेशनल जजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव, तो वो आप यहाँ पे दिखाओगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है देखना, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में बस ये, तो अभी रिलायंस हमारी कैसी थी बेटा, लिस्टेड थी, तो कह रहा है लिस्टेड कंपनी के केस में ये रिक्वायरमेंट लगती है। इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर्स शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 701। अभी देखेंगे क्या होता है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? हाँ, चल सकते हैं। देखिए, फिर आप अदर इन्फॉर्मेशन लिखोगे, वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द SA 720। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन जो रिलेट भी नहीं करती, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के है, वो अदर इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे। वहां पे अभी दिखाया था ना मैंने आपको कि ये वाली इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं है, अदर अदर है। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल को
इंटरनल कंट्रोल को रखना और आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको एक्सेस देना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देने की है, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 143 में लिखी है वो है। आगे देखिए, रिपोर्टिंग ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई केस वेस चल रहा है तो अदर मैटर रूल 11 के हिसाब से, हमने बात करी थी नहीं करी थी, अदर मैटर आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आगे आइए, फिर आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर इन पर्सनल नेम एंड द नेम ऑफ द फर्म। अलोंग है, ये अलॉय नहीं है, ये अलोंग है। along with membership number and the firm registration number, place the city where the audit report is signed and the date on which the audit report is signed। क्लियर है? आपको मैंने दिखा भी दिया रियल प्रैक्टिकल केस में कि कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनती है, और मैंने आपको फॉर्मेट भी समझा दिया। आगे चल सकते हैं, आगे आइएगा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है और मॉडिफाइड रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ओपिनियन। सही है? देखिएगा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? ओपिनियन होता है इसमें, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन होता है। एस से 570 के बारे में आप बोलोगे, 570 किसकी बात करता है? गोइंग कंसर्न के बारे में आपको अपने रिपोर्ट में दिखाना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है डाउट है तो आप लिखोगे, है ना। देखिएगा, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। अगर गोइंग कंसर्न ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग कंसर्न में बिजनेस चलता रहेगा, हमारी जजमेंट भी यही कह रही है, बढ़िया चलेगा बिजनेस। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगी, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये क्या था? ऊपर आ जाओ, ये रहा, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है गोइंग कंसर्न को लेके, नहीं है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है आपको। बढ़िया, क्लियर। कह रहा है अगर इनअप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न तो आप एडवर्स ओपिनियन भी दे सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, मटेरियल और परवासिव इफेक्ट आना चाहिए। कह रहा है गोइंग कंसर्न अगर अप्रोप्रिएट है बट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या कर दोगे? डिस्क्लोजर डाल दोगे। इसका मतलब आप, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है? अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ तो इनअप्रोप्रिएट है, ये पता ही चल गया। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेके, मतलब बंद भी हो सकती है कंपनी, चल भी सकती है, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन भी आ सकता है कि जितने भी पोल्यूशन करने वाले प्लांट है वो बंद होंगे, ऐसा आ सकता है फ्यूचर में। तो उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पे आप देखोगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है या क्वालिफाइड देनी है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे तो एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिख दोगे, क्वालिफाइड दोगे तो क्वालिफाइड 3 तरह की होती है। आप क्या कर सकते हो? क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, एडवर्स दे सकते हो, या डिस्क्लेम कर सकते हो। डिस्क्लेम नहीं करोगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास बचते हैं। आ रहे नहीं आ रहा? हाँ, क्या? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है। आगे चले, देखो कह रहा है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट बट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नोट प्रॉपर, तो क्या दोगे? क्वालिफाइड या एडवर्स। अगर डिस्क्लोजर दे दिया अच्छी बात है, तो एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से काम चल जाएगा। अरे बोलो, अगर डिस्क्लोजर दे दिया तो अच्छी बात है, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से काम चल जाएगा। अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रहे लेकिन गोइंग कंसर्न पे आंच आ सकती है, तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दोगे। आगे चलें, ये बता दिया। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कह रहा है ये क्या है? की ऑडिट मैटर ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आपको बनाने होते हैं, तो ऐसे 701 लगता है आपको की ऑडिट मैटर तैयार करने होते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा है ओनली इन केस ऑफ द एंटिटी प्रोवाइडिंग दी अदर अदर इंफॉर्मेशन कंपनी एज पर एस से 720। तो 720 के हिसाब से अगर अदर इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है, अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ सकती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता ही है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप पता ही है, तो उसको हमने ये समराइज करा है पूरी उसको, ऑडिट रिपोर्ट को। चले आगे आ जाएं। मॉडिफाइड विद मॉडिफाइड ओपिनियन होगी, तो आप क्वालिफाइड दोगे, एडवर्स दोगे, या डिस्क्लेम करोगे। मॉडिफाइड विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन होती है, तो कौन सी देते हो? मॉडिफाइड विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ। समझ में आया?
मॉडिफाई तो है लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारी ओपिनियन पे, तो हम एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू उसको मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन उसको बोला जाएगा वो मॉडिफाइड रिपोर्ट है बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। आ रहा है नहीं आ रहा? चल सकते हैं, आइएगा बच्चे। ये ना बताऊं अब, आ जाओ देख लो। कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बताना पड़ेगा, और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इफ रिक्वायर्ड, की ऑडिट मैटर इफ रिक्वायर्ड, अदर इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से सेम है, ये पढ़ लेना। चलें आगे, सेम चीज लिखी है वो। हाँ, अब देखना, अब बात कर रहा है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या बात कर रहा है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। बहुत इजी है, आपको पता है, देखना। कह रहा है द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और कवर्स द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू, 2 बार लिख गया वो ना, सही है। कह रहा है कि जो सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट का, वहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी जाती है। अब देखिएगा क्या है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, हमारा काम क्या है, उसे चेक करने का, उस पर ओपिनियन देने का। कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड फॉर सेफगार्डिंग ऑफ असेट, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ये भी काम किसका है? मैनेजमेंट का है। अगला देखिएगा, मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल, असेसिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। यानी जितना भी अंदर का काम है इसको बनाने का, उसको सेफगार्डिंग करने का, मॉनिटर करने का, कंट्रोल करने का, वो सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का है। समझ में आया? याद कर लोगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी आ सकता है कि ड्राफ्ट करो एक पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट का जिसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखनी है। डन? तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आ जाइए आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक बार ढंग से रिलायंस इंडस्ट्री वाली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लोगे, 156 पे वो निकल जाएगी वहाँ से साइट से, तो आपका ये ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर मोर और लेस रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में फ्रेमिंग भी हो जाएगी। तो एक बार देख के, चलते फिरते घूमते फिरते, ये नहीं बोल रहा घर पे जब पढ़ रहे हो तब नहीं पढ़ना, जब आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका मन कर रहा है, खाली बैठे हो, अरे जैसे दोस्तों के साथ गए हो, आते वक्त खाली हो, आप अकेले आ रहे हो, तो आप खोल के देख लो एक बारी, गाने सुनते सुनते देख लो, है ना, मगर देख लेना, दिमाग में फ्रेमिंग हो जाएगी एक। चले, और आपको ऐसा लगेगा भी हाँ भाई प्रैक्टिकली भी ये सब होता है, सर बस बकवास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चले, आ जाओ। कह रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट कवर द फॉलोइंग। कह रहा है स्टेट that the objective of the auditor is to obtain the reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement and issue the auditor report that include the auditor report's opinion। समझ में आया? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि वो उस पर क्या देगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा। चले, कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू दी reasonable assurance and the application of the concept of materiality लगाएंगे। statement that the auditor exercise the professional judgment, maintain the professional skepticism throughout the audit। in addition to this section also state the auditor responsibility with respect to the identifying, assessing the risks of material misstatement, designing and performing the procedure which are responsive to the assessed risk, obtaining the sufficient appropriate audit evidence, obtaining the understanding of internal control, express opinion on the existence and the effectiveness of the internal financial control, conclude the appropriateness of the management use of the going concern basis of accounting, and evaluate the overall presentation structure and the content of the financial statement। तो कह रहा है कि इन चीजों के बारे में आपको बोलना होता है, ये 143 में लिखी हुई हैं चीजें। चलें आगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें आगे, सुनिएगा। कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड विद इन द ऑडिट रिपोर्ट्स और एज अनेक्सर टू दी ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय रेफरेंस ऑफ ए वेबसाइट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की इफ द लॉ एंड रेगुलेशन परमिट। कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो रिपोर्ट में भी लिख सकते हो या आप किसी अनेक्सर में अलग से भी लिख सकते हो और आप उसे पब्लिश कर सकते हो, किसी वेबसाइट पे भी डाल सकते हो, अगर लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से वो आप डाल सकते हो तो। समझ में आया? यानी लॉ अगर परमिट करता है तो आप इस तरीके से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साइट पे जाके लिख सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, वहां से जाके हर कोई बंदा वो देख लेगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे चले, सुनो अब। कह रहा है मॉडिफिकेशन दैट अफेक्ट द ऑडिट
ओपिनियन। किसकी बात हो रही है? मॉडिफिकेशन जो अफेक्ट करेंगे हमारी ऑडिट की ओपिनियन को। आइएगा, यानी किसकी बात हो रही है बताना? कह रहा है मॉडिफिकेशन दैट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर की वही तो फर्क डालते हैं ओपिनियन पे। तो उनके बारे में अलग से एस्से बना के लिखा हुआ है कि अब जब क्वालिफाइड दोगे, एडवर्स दोगे या डिस्क्लेम करोगे तो उसके लिए ये वाला एस्से है। कौन सा एस्से? हाँ, 705। अभी हमने 701 पढ़ लिया जो ऑडिटर की रिपोर्ट की बात करता है, वो पूरा पढ़ लिया। अब 705 पढ़ रहे हैं, ध्यान से प्लीज। कह रहा है एस्से 705, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज 700 की। बच्चों को लगता है जब वो खुद पढ़ते हैं कि ये नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट यहाँ से, लेकिन यहाँ से पूछता है। इंस्टीट्यूट वहीं से पूछता है जहाँ से बच्चों को लगता है कि वो नहीं पूछेगा, और जो ज्यादा बोरिंग होती है, जो बच्चों को कम समझ में आती है, क्योंकि ये कोर्स डिजाइन करा गया है बच्चों को फेल करने के लिए, आपको पता ही है। आइए, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कह रहा है टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, 3 टाइप होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, इट इज इश्यूड व्हेन, पहला टाइप है ना? पढ़ा क्या हमने ये सब? ये पढ़ा क्या? क्वालिफाइड ओपिनियन पढ़ा ना? तो पढ़ दो ना जल्दी जल्दी, आ जाओ। कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इट इज इश्यूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड एंड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल बट डू नॉट परवासिव। सेम बात ही आएगी। आइए, कह रहा है और auditor is not been able to collect the sufficient and appropriate audit evidence of the transaction that are material but do not have the pervasive effect। देखना इधर क्या बात बोल दी है, ध्यान से। कह रहा है ऑडिटर क्या क्या कर रहा है? ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट दी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन दैट आर मटेरियल बट डू नॉट हैव दी परवासिव इफेक्ट। कह रहा है अगर आप ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन थी वो कैसी थी? मटेरियल थी, मगर उसका परवासिव इफेक्ट नहीं था, पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो उस केस में आप कैसी ओपिनियन दोगे? कैसी ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड। सही है। मटेरियल बट नॉट परवासिव के केस में आप कैसी ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड। नंबर 1, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है ना, और इफेक्ट कैसा आ रहा है? मटेरियल बट नॉट परवासिव, तब दोगे। नंबर 2, ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट नहीं कर पाए किसी भी चीज के बारे में, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा था? मटेरियल था बट नॉट परवासिव था, तब आप कौन सी ओपिनियन दोगे? बोलो यार, क्वालिफाइड। डन। आगे आइए अब, एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं? It is issued when the auditors conclude that the financial statement are misstated and misstatement are material as well as pervasive। सही है। डिस्क्लेमर कब देते हो? It is issued when the auditor is not able to collect the sufficient appropriate evidence and the material as well as pervasive effect आ रहा है उनका। सही है? हाँ, क्लियर है? नहीं है? बोलो बोलो। चले, देखो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ, इसका इफेक्ट कैसा था? मटेरियल बट नॉट परवेसिव। कौन सी ओपिनियन? मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। कैसी आ रहा है? ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाए, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा था? मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड। और मटेरियल और परवेसिव था तो डिस्क्लेमर, एडवर्स नहीं। ध्यान से सुनना, सीधा डिस्क्लेमर पे आ गए हैं यहाँ पे। अगर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए और उसका इफेक्ट कैसा था? मटेरियल और परवासिव, तो सीधा डिस्क्लेमर में जा रहे हैं, एडवर्स में नहीं जा रहे। लेकिन अगर उसका इफेक्ट कैसा था? मटेरियल बट नॉट परवासिव, तो कहां पे जा रहे हैं? क्वालिफाइड में। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें यहां पे डिस्क्लेमर में ये बोल सकते हैं कि हमें काम ही नहीं करने दिया, वी आर अनेबल टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटेड ऑडिट एविडेंस, इसलिए वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन इट। आप ये लिख दोगे वहां पे। चले, आइए अब इसकी वर्डिंग किस तरीके से लिखी जाएगी, बस वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, देन खत्म हो जाएगा। कह रहा है कंसिडरेशन व्हाइल इशूइंग द मॉडिफाइड ओपिनियन। जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो क्या कंसिडरेशन आपको लेने हैं? देखिएगा, ओपिनियन सेक्शन में आपको यूज करनी है हेडिंग, दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यानी आप बताओगे कि कौन सी ओपिनियन है आपकी इन तीनों में से। कह रहा है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन कैसी होगी? देखना, अब तीनों की वर्डिंग भी अलग अलग है, अगर आप ध्यान दोगे तो। पहली कैसी है? पहली किसकी बात हो रही है? इसमें क्या बोलेगा बताना? बोलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू है। अरे बोलेगा
आ जाओ। कह रहा है इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस एक्सेप्ट for the effect of the matter described in the basis of qualified opinion section, the financial statement have been prepared fairly and in material respect in accordance with the applicable FRF. कह रहा बढ़िया बने हैं, लेकिन इन मैटर को छोड़कर जो डिस्क्राइब कर रहे हैं मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा अलग से बनेगा। एक में तो आप ओपिनियन को क्वालिफाई करोगे, वो आपका ओपिनियन पैरा है, एक अलग पैराग्राफ बनेगा जिसमें आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा लिखोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आइए। एडवर्स ओपिनियन में क्या करोगे? कह रहा है इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट, यहां पे क्या वर्डिंग है देखो, डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जो भी यहाँ पे लिखना है वो लिख देना। समझ में आया? सुनना वर्डिंग कैसे अलग हो रही है, यहाँ पे कह रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है नहीं दे रहा। तो समझ में आ गया यहाँ पे क्यों कह रहा है वो दे रहा है? क्योंकि मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, यहाँ पे मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, इसलिए। समझ में आ रहा है? आगे देखिए डिस्क्लेमर में क्या बोलेगा, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, हर किसी का बेसिस लिखना पड़ेगा आपको। बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन द ऑडिटर हैज नॉट बीन able to collect the sufficient appropriate audit evidence to provide a basis of audit opinion on the financial, hence no opinion is being expressed। समझ में आया? तो ये वर्डिंग आपको डिजाइन करके दी हुई है, आपको ये सीधा चेपनी होती है, आपको वो ये सीधा चेपनी होती है, यानी ये सीधी की सीधी जो भी आप ओपिनियन लिख रहे हो उस ओपिनियन के हिसाब से अपनी वर्डिंग लिखोगे। तो ध्यान से सुन लेना, क्वालिफाइड में आप लिखते हो ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है, लेकिन बस उस एस्पेक्ट को छोड़कर जो हमने कहाँ पे डाला है, बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन में। ठीक है, बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन में। एडवर्स में भी इसी तरीके से लिख दोगे, लेकिन वहां लिखोगे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा, और डिस्क्लेमर में लिखोगे कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन। ठीक है, आगे आइए। ओपिनियन पैरा दिखा दिया मैंने, अब बेसिस ऑफ ओपिनियन कैसे लिखनी है। तीनों में बेसिस थे नहीं थे? अरे थे नहीं थे? आ रहा है ना समझ में? आइए, कह रहा है अमेंड द हेडिंग बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर एडवर्स है भाई, एडवांस नहीं है ना, एडवर्स है भाई ये। कह रहा है बेसिस फॉर, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप अमेंड कर लोगे, जो भी आपका ओपिनियन फ्रेम हो रही होगी वो वाला आप लिख दोगे कि बेसिस ऑफ क्वालिफाइड, बेसिस ऑफ एडवर्स, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर। ठीक है, कह रहा है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन इन केस ऑफ द मॉडिफाइड ओपिनियन शैल इंक्लूड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर ड्यू टू विच ओपिनियन इज मॉडिफाइड। सुनिएगा क्या क्या कह रहा है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको कि किस वजह से आप कर रहे हो। तो इसमें पूरी कहानी लिख दोगे आप कि हमने ये आइडेंटिफाई करा, हमने एक्सप्लेनेशन मांगी, हमें ये एक्सप्लेनेशन मिली जिससे हम सेटिस्फाई नहीं थे, इस वजह से हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, या हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मांगे, हमें मिले ही नहीं। आ रहा है समझ में? पूरी कहानी लिखोगे आप। हाँ, आ सकता है कि क्या पैरा में लिखोगे आप, मान लो आपको केस बना के दे दे, बोल दे आप पैरा डिजाइन करो, चले। डिटेल डिस्क्रिप्शन शैल बी एज फॉलोज। कह रहा है इफ द ओपिनियन इज मॉडिफाइड ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। सही है, तो कह रहा है अगर ओपिनियन मॉडिफाई हुई है किस वजह से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से ऑडिट रिपोर्ट में, तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको इंक्लूड करना है वो मिसस्टेटमेंट क्या था और उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा है। चलें आगे, चलें आइए देखिएगा। कह रहा है इफ फाइनेंशियल इफेक्ट इज नॉट, आप पता ही नहीं लगा पा रहे क्या पढ़ रहा है, लेकिन कुछ तो गलत है ना। इतना मगअप हो रखा है वहां की अकाउंटिंग में, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा क्या इफेक्ट है ना। तो आप क्या कर दोगे, स्टेट द फैक्ट, तो बस आप वहां पे कहानी लिख दोगे। समझ में आया? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आ रहा है ना सब कुछ? आइए, कह रहा है एग्जाम्पल, इफ द प्रोविजन इज नॉट एडिक्वेटली अकाउंटेड फॉर दिस सेक्शन शैल प्रोवाइड रीजन फॉर नॉट मेकिंग द प्रोविजन एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड, रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड। क्लियर है? अब सुनना, जैसे आप मान लो बैंक का ही ऑडिट कर रहे हो या
किसी चीज का ऑडिट कर रहे हो, वहां पे प्रोविजन बनने थे, आपके हिसाब से प्रोविजन बनना था, लेकिन वहां पे प्रोविजन नहीं बनाया, तो आप बता दोगे कि नहीं बनाया, और आप अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड बता दोगे कि इतने से बनना था, आपने नहीं बनाया। समझ में आया नहीं आया? आइए, खत्म हो रहा है, बस खत्म हो रहा है, बस 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 बस। सही है, आप बस जुड़ के रहो, फटाफट खत्म हो जाएगा, इजी है ये, है ना। इजी हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये सब डिस्कस कर लिया था, बस आज हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो आपको ना उस चीज, हाँ सेम तो लग रहा है, सेम है ही, क्योंकि उस दिन मैंने शॉर्ट में पढ़ाया था। सेम ही है वो, सुनना आप मेरी बात, लेकिन यहाँ पे आपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, उस पर ध्यान देना था क्या क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में पढ़ी, उस पर ध्यान देना था क्या क्या है, ठीक है। आपको जो पैरा में लिखना है वो वर्डिंग पढ़ी, उसके बेसिस वाली भी पढ़ ली, इंशाल्लाह सब कुछ लिखा हुआ था, तो ये तो अच्छी बात है, रिवाइज हो रहा है, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, खत्म करवा लो। कह रहा है इफ, तो ये तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था चैप्टर, नहीं, आ जाओ अभी पता चलेगा आपको। कह रहा है इफ द ओपिनियन इज मॉडिफाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट the reason for inability to obtain the sufficient appropriate audit evidences, for example record not available due to limitation imposed by the management, being destroyed by fire, being seized by the income tax authority। तो वहां पे रीजन लिखोगे कि क्यों आप sufficient appropriate audit evidence कलेक्ट नहीं कर पाए। चलें आगे, कह रहा है amend the statement with respect to the auditors believing that the evidence are sufficient and appropriate to provide a basis of qualified opinion or adverse opinion। आगे देखिएगा, इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर रिपोर्ट शैल नॉट मेंशन द ऑडिटर बिलीव एज टू कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो वहां पे डिस्क्लेमर में तो यही लिख देते हो आप कि भैया हमें काम ही नहीं करने दिया। चलें आगे, आ जाओ, चलें चलें, ये खत्म हो रहा है, एम्फासिस से पहले दे दूंगा, आ जाओ। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन तो पढ़ लिया था, लेकिन ये इसमें कह रहा है व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम द ओपिनियन द ऑडिटर शैल amend the description of auditor responsibility as to the include only following। क्या बोला? जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, यानी आप अपनी रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर रहे हो, तो उसमें आपको जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको थोड़ा कट करना है, तो आपको ये वाली वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। देखिएगा, अभी हमने जो रिलायंस की देखी थी वहाँ पे कैसी ओपिनियन थी, सॉरी कैसी थी, क्लियर रिपोर्ट थी। आइएगा, क्योंकि अनक्लियर आती ना हल्ला मच जाता सारे में। समझ में आ रहा है आपको? आपको नॉलेज बाईजू के बारे में आपको पता चल गया, जैसे ऐसे ही आपको उसके बारे में भी पता चल जाता अगर आप वैसे न्यूज में अपडेट रहते हो। आइएगा, स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड इशूड ऑडिट रिपोर्ट, है ना, इशू करना ऑडिट रिपोर्ट को। तो कह रहा था स्टेटमेंट दैट द बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन द ऑडिटर हैज नॉट able to collect the sufficient appropriate audit evidence as to provide the basis of audit opinion। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे सीधी कट टू कट बात लिख दी कि भैया एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि सिग्निफिकेंस मैटर जो डिस्क्राइब करे हैं हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, उसके बारे में हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। ये सीधी सीधी कट टू कट बात लिख दी, है ना। फिर कह रहा है स्टेटमेंट अबाउट दी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड दी अदर एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि हमने सब कुछ कंप्लाई करा है अपने आप से, कि हमने इंडिपेंडेंसी को फॉलो करा है और अदर एथिकल रिक्वायरमेंट को हमने फॉलो करा है। अच्छा, आगे की बातें क्यों कट टू कट हो गई? आगे की बातें इसमें क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जब आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे तब आगे का ऑपरेशन बनेगा कि हमने उसे ठीक से देखा, हमने उस पर रिस्क असेसमेंट करा, अदर प्रोसीजर लगाए, फिर उसके बेसिस पे हमने कंक्लूड करा। यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई, गेट पे गए ताला बंद था, कहानी कैसे शुरू होगी? आइए आगे, रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग। मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट डू नॉट अफेक्ट दी ऑडिट ओपिनियन। अब ये अगला ओपिनियन है, सुन लीजिए प्लीज, क्या है? मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट डू नॉट अफेक्ट दी ऑडिट ओपिनियन। किसकी बात हो रही है अब किसकी बात हो रही है? ध्यान से, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हो। कह रहा है मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन।
एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ की बात हो रही है, ये आपका जवाब आना चाहिए था, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप लोग। सुनिएगा, इसके लिए अलग से ऐसे बनाया गया है, इसके लिए अलग से ऐसे बनाया गया है, ऐसे 706। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, विच डील विद मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? अब देखिए 706 किसके साथ डील करता है, मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। इसका नाम यह है एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये इसका नाम है, किसका, ऐसे 706 का, 706 का। आ रहा है? तो आपको पता ही है ये, लेकिन यहाँ पे बस वो देख रहे हैं हमें, बस हमें यहाँ पे वो देख रहे हैं कि किस केस में हम एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इशू करते हैं और अदर मैटर पैराग्राफ कब करते हैं, है ना, इस चीज पे ध्यान देना है। चले आइए ध्यान से प्लीज। कह रहा है एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, पैरा कह रहा है ए पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट दैट रेफर्स टू ए मैटर एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये बात करता है डिस्क्लोजर की, यानी ये बात करता है डिस्क्लोजर की। जैसे गोइंग कंसर्न के बारे में हमें लग रहा था अनसर्टेनिटी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि अप्रोप्रिएट है इनअप्रोप्रिएट है, अनसर्टेनिटी है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डन। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पब्लिक की नॉलेज में, शेयर होल्डर की नॉलेज में आना चाहिए, तो इसलिए डिस्क्लोजर पर्पज से हम एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा में इसको इंक्लूड कर देंगे। चलें आगे। कह रहा है दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इन सच सिग्निफिकेंस दैट इज फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ूं या क्लियर है? क्लियर है पक्का? कह रहा है कि वो पैरा हम इसमें डालते हैं, यानी वो मैटर्स डिस्क्लोज करते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं और ऑडिटर की जजमेंट में वो फंडामेंटल यूजर्स को पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, तो इसलिए वो आप मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में डालोगे। देखना ध्यान से। कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ अदर मैटर पैरा, कह रहा है अदर एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा था, एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ, ध्यान से सुन लेना, ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, और ये क्या है बताना, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर। कह रहा है ये इन चीजों को सब्सटीट्यूट नहीं करता, यानी ये इन एडिशन है। समझ में आ रहा है आपको? यानी ये इन एडिशन है, ये इन चीजों को सब्सटीट्यूट नहीं करता, ये तीनों चीजें अलग हैं अपने आप में। आगे आइए। कह रहा है एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा should be included in the audit report in a separate section title emphasis of matter। ये एक टाइटल लिखोगे और उसके नीचे ये वाला पैरा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये टाइटल डाल के अलग से एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा लिखा जाता है। कह रहा है एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मस्ट बी इंडिकेटेड दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। लोकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये बात कहाँ पे लिखी गई है। क्लियर है नहीं है? आगे आइए। अब कह रहा है एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा मे बी लोकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। मतलब पहले ओपिनियन आती है, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, तो इसी के नीचे आप लिख सकते हो एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा, ये बोल रहा है। समझ में आया? ओपिनियन के नीचे बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा आप लिख सकते हो। तो कह रहा है एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा लोकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? इसका डिफाइन फॉर्मेट है, जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से इसका फॉर्मेट डिजाइन होता है, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझ में आया? एसए ने लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप लिखोगे अपनी रिपोर्ट को। आगे चलें आइए। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है सर्कमस्टांसेस इन विच एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा मे बी यूज। तो कब यूज होगा ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे देखिएगा। कह रहा है अनसर्टेनिटी एज टू फ्यूचर आउटकम ऑफ द एक्सेप्शनल लिटिगेशन। कोई लिटिगेशन चल रहा है, उसमें हमारे ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लग सकती है, हाँ, तो उस केस में आप बताओगे कि एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में उस मैटर के बारे में डिस्क्राइब करोगे, ये लिखोगे कहाँ पे वो मैटर चल रहा है, किस स्टेज पे है वो। समझ में आया? तो आप यूजर को अवेयर कराओगे, यूजर की अंडरस्टैंडिंग में ये चीज डालोगे। यूजर कौन? मेंबर्स। मेंबर्स कौन? शेयर होल्डर्स। चलें देखिएगा। सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट, कोई सब्सीक्वेंट इवेंट हुई है जो कि सिग्निफिकेंट है आपके प्रोफेशनल जजमेंट में, तो उसके बारे में भी आपको एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में दिखाना पड़ेगा, किस तरह से आपने उसके साथ डील करा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एडवांस ऑफ इट्स
इफेक्टिव डेट। कोई अकाउंटिंग इक्वेशन आया है, आईसीआई ने रिलीज करा है और आप उसका अर्ली एप्लीकेशन कर रहे हो, अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं करा कि कौन सी डेट से अप्लाई करना है, या उन्होंने कोई फ्यूचर की डेट नोटिफाई कर रखी है कि अगले अप्रैल से लगेगा, आप आज से ही उसको लगाने लग गए, तो आपको ये एम्फासिस मेटा पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अकरेंस ऑफ मेजर कैटास्ट्रॉफ दैट, क्या होता है ये? दैट मे हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब इसका मतलब क्या है? डिजास्टर, है ना? तो कह रहा है, सही लिखा है ना? तो यानी सुनना, कोई ऐसी इवेंट होती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है और पहली बार हुआ है ऐसा, तो वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। आपके बिजनेस के लिए एक तरह से वो डिजास्टर है। डन? तो वो आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस तरह के मैटर आप कहाँ पे लिखोगे? एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा में। समझ में आया? चल सकते हैं? पक्का? एक बार बता दो कौन कौन से। एक्सेप्शनल लिटिगेशन, सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट, और अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कोई ऐसी इवेंट जो आपकी बिजनेस के लिए डिजास्टर हो। आगे आइए। हाँ लिख सकते हो, अगर वो ज्यादा ह्यूज अमाउंट का है तो आपको लगता है कि यूजर की नॉलेज में आना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो वो लिखोगे, लिखना पड़ेगा। चले आइए, कह रहा है फॉर एग्जांपल 18-19 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, अप्रूवल जिसकी यहाँ पे होनी थी, इतनी तारीख को एक साइक्लोन आ गया, 19 मई को। देखिएगा 19 मई को क्या आया? साइक्लोन आया, हरिकेन, है ना? जिस दिन 15 से 20% प्लांट एक्स हमारा खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको डालना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको डिस्क्लेम करनी पड़ेगी 19-20 की। आगे आने वाले, जिसकी वजह से 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लेम हो जा रहे हैं क्योंकि चेक ही नहीं कर पाओगे, है ना? और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको अदर मैटर पैरा में, एंट्री में, ऑडिट रिपोर्ट की। समझ में आया? तो कोई भी मेजर डिजास्टर अगर होती है या कोई भी इनमें से 4 चीजों में से कुछ भी होता है, तो वो आप एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखोगे। एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहाँ पे आएगा? लोकेशन क्या होगी उसकी? बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे आप उसे लिख सकते हो, और ओपिनियन के नीचे बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है। उससे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हो कि किसको आप चेक कर रहे हो, यानी आप लिखते हो ये आइटम है, इस एंटिटी का आइटम है, इस साल का ये आइटम है। हाँ चले आइए, अदर मैटर पैरा बोले तो। हाँ आ जाओ, अदर मैटर पैरा, ये एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा से थोड़ी कम तवज्जो वाली चीज है। तो कह रहा है ए पैरा इंक्लूड ए ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर टू ए मैटर अदर देन दोस प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हो रखा, और कह रहा है दैट इन द ऑडिटर जजमेंट इज रेलिवेंट फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये बताना जरूरी है, यानी कि कोई मान लो टेंडर मिला था या कोई टेंडर रिजेक्ट हुआ था या कुछ ऐसा कंपनी में हुआ जो ऑडिटर को लगता है कि भैया ये तो यूजर को बताना जरूरी है वरना यूजर का डिसीजन गलत हो जाएगा। देखिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ अदर मैटर पैरा क्या है? कह रहा है अदर अदर मैटर पैरा इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट, सेम बात। कह रहा है अदर मैटर पैरा शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इन ए सेपरेट सेक्शन टाइटल, क्या लिखना पड़ेगा? अदर मैटर्स। कह रहा है अदर मैटर पैरा मे बी लोकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर दी की ऑडिट मैटर। अभी आपको दिखाया था मैंने, अदर मैटर पैरा लिखा था, अदर इन्फॉर्मेशन लिखी थी कुछ, की ऑडिट मैटर्स के नीचे लिखी थी वो। आगे देखिएगा, इफ द अदर मैटर is related with the other legal and regulatory requirement, it may be placed in the reporting on the other legal and regulatory requirement section of the audit report। तो सुनिएगा, कह रहा है वैसे तो आप की ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट मैटर के नीचे लिख देते हो अदर मैटर पैरा को, लेकिन अगर अदर मैटर आपका रिलेट कर रहा है किसी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, तो आपको वो प्लेस करना पड़ेगा जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। आगे चलें, आ रहा है नहीं आ रहा? ये समझ कहाँ कहाँ पे एक तो बोलते सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कह रहा है सेपरेटली अदर मैटर लिख के लिखोगे। इस कहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे, इसे लोकेट कहाँ पे होगा? की ऑडिट मैटर्स के नीचे लिखेंगे। और कह रहा है अगर वो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है तो जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपने लिखी होगी उसके पास आप इसको लिख दोगे। चले, सिचुएशन कहाँ पे अदर मैटर पैरा यूज होता है ध्यान से देख लीजिएगा।
कह रहा है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस के बारे में आपको कुछ पता चला? इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसका कोई जिक्र नहीं होगा। हाँ, कोई पिछली साल का था तो कह रहा है कि उसके बारे में आप अदर मैटर पैरा में लिखोगे अगर कुछ गेम हो रही है वहां पे। तो कह रहा है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, आपको लगता है कि एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी की कोई बात यहाँ पे बताना जरूरी है, तो वो आप अदर मैटर पैरा में बता दोगे। कह रहा है ऑडिट ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच इज विच इज ऑडिटेड बाय दी ब्रांच ऑडिटर। तो ब्रांच ऑडिटर के केस में अगर ब्रांच ऑडिटर की आप रिपोर्ट को यूज कर रहे हो, उसके बारे में अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ फाइंडिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऐसा लगता है कि यूजर को पता होनी चाहिए, तो वो आप कहाँ पे लिख दोगे? अदर मैटर पैरा में लिख दोगे। समझ में आया? चले, याद रखिएगा कब कब कौन कौन से यूज होते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? की ऑडिट मैटर की, जो कहाँ पे लिखे हैं? 701 में। आइएगा, एसए 700 था उसका, ऑडिट रिपोर्ट का एसए 700 है। 705 अभी अभी आपने देखा किसका था? 706 देखा है। 6 किसका है? एम्फासिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैरा। और 705 किसका है? मॉडिफाइड का, है ना? नाम देख लेना क्या है, याद कर लेना। चलें आगे। आइए की ऑडिट मैटर समझ लेते हैं। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये बेटा लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है, देखना। 701 अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, है ना? तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में आपको की ऑडिट मैटर्स अपनी रिपोर्ट में दिखाने हैं। कह रहा है इन केस ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एसए 705। कौन सा? ये मॉडिफिकेशन वाला। मॉडिफिकेशन 3 तरह की रिपोर्ट यहाँ पे होगी, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ठीक है, ऑडिटर शुड नॉट रिपोर्ट ऑन द की ऑडिट मैटर। अगर भैया आप डिस्क्लेम कर रहे हो अपनी ऑडिट, किसको? ऑडिट रिपोर्ट को, तो वहां पे की ऑडिट मैटर के बारे में कैसे बता दोगे जब आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो कुछ चेक ही नहीं करा, कुछ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो। ठीक है, मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर देख लीजिए। कह रहा है की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर that in the auditor's judgment were of the most significance in the audit of the financial statement of current period। जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है करंट पीरियड की ऑडिट में, यानी करंट ईयर से रिलेटेड जो कुछ भी मेजर चीजें हुई होंगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। आइएगा, these matters are selected from the matters communicated to the those charged with governance as per the requirement of SA 260 है, मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है, 260 है। ठीक है, 260 बात करता है मैटर्स टू बी रिपोर्टेड टू दी दोज चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में। तो कह रहा है जो जो मैटर आपने दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करे थे, उसमें से ही आप चुन लोगे कुछ की ऑडिट मैटर्स को, और वो आप डिस्क्राइब कर दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए। नोट, नोट देखिएगा। कह रहा है मैटर्स कम्युनिकेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 260 कंप्रीजेस ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बताते हो, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट के बारे में बताते हो, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो मिलती है वो बताते हो, और अदर मैटर जो ऑडिटर्स की ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है वो आप बताते हो। ठीक है, तो कह रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वगैरह आपको कम्युनिकेट करने होते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, उसमें से ही आप सेलेक्ट कर लोगे की ऑडिट मैटर्स। देखिएगा पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर्स, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा प्लीज। कह रहा है टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग द ग्रेट ट्रांसपेरेंसी। कौन भैया पूरा देखना जा रहा है? किसको आप डिस्क्राइब, आप सीना सीना चीर के थोड़ी दिखा दोगे कि आपके मन में हनुमान है, वो तो आपकी उससे ही दिखेगा ना, तो की ऑडिट मैटर से ही दिखेगा कि आपने बहुत अच्छे से चेकिंग करी है। क्लियर है नहीं है? आगे देखिए, टू प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ एडिशनल समरी मिल जाएगी उनको। कह रहा है टू असिस्ट द यूजर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। क्या कह रहा है, यूजर क्या कर पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे एंटिटी की और एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि की ऑडिट मैटर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसको याद करना है आपको, लर्न करना है ना? और ये पहले होता नहीं था, तो ये नया है, तो इसलिए लर्न करना है। टू प्रोवाइड ए बेसिस टू द फर्दर engagement with the management and those charged with governance about the certain matter relating to the entity। तो आपको फर्दर किस तरह से आप इंगेज हो उसके बारे में भी आपको वहां पे लिखना है। कह रहा है कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग दी की ऑडिट मैटर्स, जब आप की ऑडिट मैटर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना आप भी, ये और ये भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, कह रहा है कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग दी की ऑडिट मैटर्स, जब आप की ऑडिट मैटर को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिटरमाइन कर रहे हो। यानी आपको पता है आपने बहुत सारी चीज दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ
डिस्कस करी हुई है, नंबर ऑफ चीजें हैं, कम से कम 20 चीजें हैं, उसमें से अब आपको पिक करना है कि की ऑडिट मैटर्स क्या होंगे, तो आपको कैसे करना है ये है। सही है, कह रहा है की ऑडिट मैटर्स आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस कंसीडरिंग द फॉलोइंग। आप कंसीडर क्या कर रहे हो, ये 3 चीजें कंसीडर करते हुए आप की ऑडिट मैटर को एक्सट्रैक्ट करोगे, कहां से, जो जो डिस्कशन आपने दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ करा था उसमें से। देखिएगा, कह रहा है एरिया ऑफ हायर एसेस रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट, कह रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट जजमेंट, यानी एस्टिमेट वगैरह, एस्टिमेशन वगैरह हुई होगी, है ना, और कोई या तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हुई होगी, वहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट लगता है कि भैया आपने इससे माल ना खरीद के इससे महंगे में क्यों खरीदा। समझ में आ रहा है, तो आप पहली चीज तो क्या बोल रहा है, ऐसे एरिया जो हायर एसेट रिस्क के होंगे मटेरियल स्टेटमेंट के वो उठा लोगे। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी होगी वो उठा सकते हो आप। देखना, इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट एंड द ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द ईयर, और आप क्या उठा लोगे, सब्सीक्वेंट इवेंट के ट्रांजैक्शन को भी उठा सकते हो और उसका क्या इफेक्ट रहा है ड्यूरिंग द ईयर पे वो उठा सकते हो। समझ में आया, समझ में आया, 550 है। अब 1 मिनट का बेटा ब्रेक लेते हैं, फिर ये चालू करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, अलग अलग है उससे। आइए बच्चे, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का। इसके ऊपर जो हमारा एस से बात करता है वो है एस से 710, जिसका नाम है, ये देख लीजिएगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है ऐसे का नाम, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, आ जाओ पढ़ते हैं। ये आपने पहले नहीं सुना हुआ तो इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, तमीज के साथ समझना है। आइएगा, कह रहा है मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, सबसे पहले बता रहा है मीनिंग क्या है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है those amount and the disclosure included in the financial statement of the entity in respect of one or more prior period in accordance with the applicable FRF। क्या बात है, क्या बात हुई, कह रहा है वो अमाउंट या वो डिस्क्लोजर जो इंक्लूड करे गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एंटिटी के इन रिस्पेक्ट ऑफ वन या मोर प्रायर पीरियड से रिलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। आगे आइए, कह रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी बी एश्योर्ड, प्री एश्योर्ड लिखा है, प्री एश्योर्ड इन टू वेज, यानी दो तरीके से आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को समझना है। सुन लेना, सुन लेना बच्चों, पहला है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर और दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बोले तो देखो, पहले दोनों पढ़ा देता हूं फिर बात करेंगे। देख लीजिएगा, कह रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर द अमाउंट, ध्यान से पढ़ लेना, जब पेपर में आएगा ना तो आपका 1% भी दिमाग नहीं चलेगा इस ऐसे के अंदर। 80 to 90% चांसेस है कि आप गलत करोगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। कह रहा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर द अमाउंट and the other disclosure for the prior period are included in the integral part of the current period financial statement and intended to be read only in relation to the amount and the disclosure to the current period। अब अगला पढ़ रहा हूँ, कह रहा comparative financial statement that is comparative information where the amount and the other disclosure prior for the prior period are included for comparison with the financial statement of the current period if audited and are referred to the auditor's opinion। क्या है दोनों में फर्क, मेरे को बता दीजिए। फर्क क्या है, फर्क क्या है,
रसिका मैडम, छोड़ो सर। सार्थक भाई, हाँ, सबके साथ हूँ। सुनो, अब कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग जो फिगर है उसकी बात ये हो रही है, जैसे हम 22-23 का बना रहे हैं। हमने यहाँ 22-23 की हम ऑडिट कर रहे हैं, सही है। हम यहाँ पे फिगर्स लिखते हैं शेड्यूल 3 के में, तो हम यहाँ पे 21-22 का भी शो करते हैं, 21-22 का भी शो करते हैं, साथ में कंपैरिजन। इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। हम क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। क्योंकि ये क्या हो गई, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका इंटीग्रल पार्ट हो गई। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ये क्या हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इंटीग्रल पार्ट हो गई। अब पढ़ना देखना, कह रहा है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर द अमाउंट एंड द अदर डिस्क्लोजर ऑफ फॉर द प्रायर पीरियड, यानी पिछले साल के, इंक्लूड इन द integral part of the current period financial statement and intended to be read only in relation to the amount and the disclosure to the current period। लेकिन जब हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये तो 23 के ही हैं। आप क्या बोलते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब कंपनी की बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो उसमें आप प्रायर पीरियड भी लिखते हो और करंट पीरियड भी लिखते हो, एक साल पुराना भी लिखते हो और नया भी लिखते हो, लेकिन आप उसको बोलते क्या हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि वो करंट ईयर का है, 23 का है। तो यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रीड क्या हो रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट पीरियड हो रहा है, लेकिन आपने उसमें कॉरस्पॉन्डिंग फिगर लिखी है, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन लिखी है, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? आगे चलें अब। लेकिन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है, ये रेफर कर रहा है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यानी ये तो कब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंडेड 31 मार्च 23। अगर आप अपनी रिपोर्ट में रेफर कर रहे हो 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20, तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यह है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मान लो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन दी थी किसी ऑडिटर ने, इसका जिक्र आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कर रहे हो, अभी तक आपको सही से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस दे रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर समझे? आ रहा है नहीं आ रहा? 80% बच्चों को यही पता नहीं होता कि इन दोनों में फर्क क्या है। समझ में आ रहा है? आगे देख लीजिए। इसलिए मैं इस वाले ऐसे को 2 बार पढ़ाऊंगा, अभी मैंने बगल में भी स्लाइड खोली हुई है, दोबारा से भी पढ़ाऊंगा। आ जाओ, कह रहा कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, एक साल लेंगे बस, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 23 है, लेकिन आपने इसे भी तो इंटीग्रल पार्ट बनाया हुआ है, तो लेकिन इसे पढ़ोगे किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू योर करंट पीरियड। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग। कंपेरेटिव है वो ये पूरा है, ये पूरे हैं, ये पूरे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अच्छी बात है, चलें आगे। क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। इसका मतलब मैडम आपने कुछ नहीं सुना। बिल्कुल आसान सी चीज है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से सुनना, अभी आप बोलोगे समझ में आ गया क्योंकि इस बार सुनोगे, पहले नहीं सुना। सुनना इधर, जब हम 31 मार्च 23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करते हैं, तब हम
एज पर शेड्यूल 3 उसने बोला है पिछले साल की भी फिगर दिखानी होती है, तो आप 22-23 दिखाते हो और 21-22 दिखाते हो। लेकिन आप इसको पढ़ते कैसे हो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि ये 22-23 ये 31 मार्च 23 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऐसे ही पढ़ते हो नहीं पढ़ते? सही है। तो जब आप 23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो लेकिन उसमें 22 की भी फिगर लिखी है, तो इन फिगर को हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप पढ़ रहे हो इन रिलेशन टू योर करंट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? लेकिन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पिछली साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर उसका कोई रेफरेंस आप आज की रिपोर्ट में दे रहे हो तो आप उनको बोलोगे कि ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पिछली साल का। 22 का भी ऐसे बना होगा, 21 का भी ऐसे बना होगा, 20 का भी बना होगा, 19 का भी बना होगा, 18 का भी बना होगा। तो ये सब क्या है, ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेम नहीं हुआ, इसमें बस 21-22 का, इसमें बस 21-22 का है, इसमें इतने सारे हैं। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ एक साल की होगी। हाँ, नहीं लेते ना, नहीं लेते, दो एक का ही तो शो करना होता है। आपने कोई बैलेंस शीट देखी है ऐसी जिसमें 25 साल दिखाए हो? एक ही तो साल दिखाते हैं पिछला, कंपैरिजन के लिए वो बनाया गया है रूल। हाँ, कंपैरिजन वर्ड है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है। आया समझ में? नहीं आया? अभी दोबारा से भी पढ़ाऊंगा, अगली स्लाइड से भी, टेंशन ना लें। आइए, तो कह रहा है इन केस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर द ऑडिटर ओपिनियन, ये सारा मिटा देता हूँ, बहुत ही भद्दा लग रहा है ये मेरे को। आ जाओ अब। कह रहा है इन केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू द करंट पीरियड ओनली। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर टू द ईच पीरियड कवर्ड बाय द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के लिए बस वो करंट पीरियड की बात करता है, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो हर उस पीरियड की बात करता है जिसका वो रेफरेंस दे रहा है, जिसका वो रेफरेंस दे रहा है। देखिएगा, ऑडिटर प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स आ गया ये। अब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को देखने का ऑडिटर का क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इजी है, देख लेना। कह रहा है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन appropriately presented, that is as corresponding figure or the comparative financial statement. For this purpose the auditor may perform the following procedure। सही है। तो कह रहा है जब आप कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की तरह उनको यूज कर रहे हो तो आपने वो प्रॉपरली लिखी हो चीजें। आप ये चीज देख रहे हो कि अप्रोप्रिएटली लिखी हो, है ना? यानी जैसा वो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासिफाई थी उसी तरीके से आप इस साल में क्लासिफाई करोगे, उनका आप हेडिंग चेंज नहीं करोगे। हेडिंग चेंज करने से भी जेल हो जाती है, पता है आपको? ये बोला जाता है कि आप क्लासिफिकेशन गलत कर रहे हो, और वो क्लासिफिकेशन गलत करने से भी जेल हो जाती है। जैसे कोई चीज आपने उसमें तो करंट में दिखा रखी थी, जब नए बनाने लग गए तो उसे नॉन करंट में दिखा दी, तो ये गेम खेल लो यानी आप। तो ये चेक करना है। चलें आगे। जब अगर फेयर प्रेजेंटेशन हो तभी। समझ में आ रहा है? आइए, कह रहा है determine whether the financial statement include the comparative information, if yes whether such information is appropriately classified, evaluate whether the comparative information agree with the amount and the disclosure presented in the prior period फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है इवेल्युएट करोगे कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्री कर रही है विद द अमाउंट और डिस्क्लोजर से भी, यानी जैसा पिछली बार दिखाया था वैसे ही आप दिखा रहे हो। कह रहा है इवेल्युएट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड इफ देयर इज एनी चेंजेस देयर इन अकाउंटिंग पॉलिसी में ascertain whether the changes have been appropriately presented and disclosed। कह रहा है in case of any doubt as to the existence of the material statement in comparative information auditor need to perform the additional procedure। सही है, आगे आइएगा। कह रहा है इन केस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड
वर ऑडिटेड बाय द सेम ऑडिटर, अगर पिछले साल के भी हमने ही ऑडिट करे हैं तो प्रोसीजर कवर्ड बाय एस ए 560 में अप्लाई। एस ए 560 किसका था? गलत जवाब। सबसीक्वेंट इवेंट, सबसीक्वेंट इवेंट। आ जाओ, कह रहा है पिछले साल भी हमने ऑडिट करा था तो कुछ चीजें रह गई थी जिसके डील विद करना रह गया था, तो उसे पिछले साल कैसे कंसिडर करा है और इस साल कैसे कंसिडर करोगे, ये करने के लिए आपको ऐसे 560 अप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखिए, ऑब्टेन ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू reaffirm that the written representation they previously made with respect to the prior period financial statement remain appropriate। तो ये रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि जो पिछली बार रिप्रेजेंटेशन दी थी वो ठीक थी और वो अभी भी कंटिन्यू है। कोई आइटम ऐसा है जो पिछली बार भी सेम दिख रहा था, इस बार भी सेम दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे मैनेजमेंट से कि वो सेम है। आया नहीं आया? बोलो बोलो। कह रहा है 19-20 में कुछ दिखाया था, 18-19 में और 19-20 में सेम दिखाया है, तो बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे कि वो अप्रोप्रिएट है। आगे आइए, कह रहा है ऑडिटर नीड टू रेफर द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इन द ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट व्हेन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड and a modified report was issued thereon and the modification not yet resolved। कह रहा है कि आप दिखा सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को अपनी रिपोर्ट में, लेकिन अगर कुछ वहाँ मॉडिफिकेशन रह गई थी तो उस केस में नहीं दिखा सकते, तो आपको ऐसे 510 और 710 लगाना पड़ेगा। सही है? आया? अब देखो, ये दो छोटी छोटी सी स्लाइड है, ये इन्हीं के बारे में है, थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, सेम ही चीज है। आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना आप घर से पढ़ लेना। बोलो, पढ़ा दूं? पढ़ लिया? पढ़वा दूं? दोबारा पढ़वा देता हूँ फिर, अच्छे से आ जाएगा। और बिल्कुल सेम चीजें लिखी हैं उसमें भी। सही है? तो सुनना, मैं बस ये बात बता देता हूँ दोबारा से। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब क्या है? ये वो फिगर है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीछे के बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं जिसमें जिससे आपने कोई चीज पिक करी हो और जो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है? तो कह रहा है कि ये चीजें आपको देखना, यहाँ पे फर्क लिखा हुआ है, ये पढ़ा देता हूँ, बस देखना प्लीज। मैडम, कशिश मैडम, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, कह रहा है ऑडिटर ओपिनियन क्या है? ऑडिटर ओपिनियन रेफर्स ऑल दी ईयर। कह रहा है कंपैरेटिव में तो सारे ईयर को मेंशन कर रहा है, यानी पिछले साल से अगर तुम रेफरेंस दे रहे हो 2-3 सालों का, तो वो सारे अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब है ऑडिटर ओपिनियन रेफर्स टू द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। उसमें बस प्रीवियस ईयर के दिखाने का मतलब बस इतना सा है कि कंपेयर करने के लिए दिखा रहे हैं, हम उस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। समझ में आया? आइए, कह रहा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको लेनी पड़ेगी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन शैल ऑब्टेन दैट ऑल द ईयर, फॉर ऑल द ईयर, अगर सेम कोई चीज कैरी ऑन होती हुई आ रही है तो उसके लिए आप मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लोगे कि ये इतने साल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है चीज। ठीक है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू द करंट पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगे इसमें। बस समझ में आया नहीं आया? बाकी का आगे का आप इन 2 स्लाइड से भी पढ़ लेना, सेम चीज लिखी है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद।